तो आज शुरू करते हैं पॉलिटी की नई क्लास, भारतीय संविधान। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी। दूसरा ऑप्शन है, संविधान सभा ने दिसंबर 1946 एवं नवंबर 1949 के बीच स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी, ये सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक स्वतंत्र संविधान सभा का गठन की भारतीयों की मांग में तेजी आई तथा दिसंबर 1946 में और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार किया है, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन के 150 वर्ष के बाद 150 वर्षों के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने इस काम को आदर्शवाद के साथ अंजाम दिया। किसके साथ? आदर्शवाद के साथ अंजाम दिया, जो स्वतंत्र संग्राम की परिणति था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन, यह उन कुछ निश्चित आदर्शों की स्थापना करता है जो देश के प्रकार के आधार का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह बताता है कि हमारे समाज की मौलिक प्रकृति क्या है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ये भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। और चलते हैं, संविधान के कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? यह कुछ ऐसे आदर्शों की स्थापना करता है जो देश का आधार बनाते हैं। दूसरे तरीके में कहा जाए तो संविधान हमें यह बताता है कि हमारे समाज की मौलिक प्रकृति क्या है। कोई भी देश सामान्य रूप से लोगों के उन विभिन्न समुदायों से बना होता है जो कुछ मान्यताओं को साझा करते हैं। साझा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मुद्दों पे सहमत हो। कोई संविधान विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों के एक ऐसे समूह के रूप में कार्य करने में मदद करता है जिस पर किसी देश के सभी व्यक्ति उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो, जिस आधार पर वे चाहते हैं कि देश शासित हो। जिस तरीके से वो चाहते हैं वो देश शासित हो, उस आधार के रूप में सहमत हो सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेपाल के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है, 1991 में कुछ लोगों का संघर्ष ही था जिससे लोकतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा ऑप्शन, राजा ने फिर 2005 में सरकार के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तीसरा ऑप्शन है, 2008 में राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल एक लोकतंत्र बन गया। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेपाल के लोकतंत्र के लिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो इसमें 1990 नहीं है, 1991 नहीं, 1990 में जनसंघर्ष हुआ। क्या हुआ? जनसंघर्ष, जिससे वहां 2002 तक, मतलब 12 साल तक, 1990 से लेके 2002 यानी 12 साल तक
लोकतंत्र रहा, है ना, 12 साल तक लोकतंत्र रहा। अक्टूबर 2002 में, अब कहा जाता है अक्टूबर 2002 में राजा, जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा ज्ञानेंद्र, कौन थे राजा वहाँ के? ज्ञानेंद्र थे, जो कि देश में हो रहे विद्रोह के पीछे माओवादियों का हाथ बताया, माओवादियों का हाथ बताया तथा सरकार के विभिन्न पक्षों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। सरकार के विभिन्न पक्षों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। राजा ने फरवरी 2005 में प्रमुख रूप से पदभार संभाला, मतलब ये कहना सही है। अब उसके बाद चलते हैं नवंबर 2005 में 12 सूत्री समझौता, यानी 12 सूत्री समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए माओवादियों एवं अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो गए। इस समझौते ने जनता को व्यापक पैमाने पर लोकतंत्र एवं शांति के लिए संकेत दिए। 2006 में लोकतंत्र के लिए लोगों के इस आंदोलन को अपार बल मिला। राजा द्वारा छोटी छोटी रियायतों के बाद अंततः अप्रैल 2006 में राजा ने तीसरी संसद की बहाल की। कौन सा? तीसरी संसद की बहाल की। तीसरी संसद की बहाल कर दिया। राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने के लिए कहा, और क्या कहा? राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए कहा। 2008 में राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या बन गया? 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक देश बन गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं? अब कहता है पहला ऑप्शन संघवाद, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा सरकार का संसदीय रूप। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो चलते हैं संघवाद पे। तो इसमें संघवाद क्या कहता है? संघवाद कहता है देश में सरकार एक से अधिक स्तरों पर अस्तित्व को दर्शाता है। एक से अधिक स्तरों को अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे कुछ स्तर हैं, जैसे राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर की सरकारें भारत में हैं। और पंचायती राज भी है। राज्य सरकार का तीसरा स्तर है। पंचायती राज सरकार का तीसरा स्तर है। अब चलते हैं सरकार का संसदीय रूप। तो यह क्या है? ये जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए क्या करता है? सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।
गारंटी देता है। संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि स्वतंत्रता संग्राम ने जनता को सार्वभौमिक मताधिकार के लिए तैयार किया था। यह क्या है? लोकतांत्रिक मानसिकता है। लोकतांत्रिक मानसिकता को प्रोत्साहित करता है। पारंपरिक जाति, वर्ग और लिंग के चंगुल से बाहर निकलने में सहायता करेगा। अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, शक्तियों का पृथक्करण। तो पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया था? पृथक्करण का सिद्धांत जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। शक्तियों का पृथक्करण मूलभूत विशिष्टताओं के एक रूप में स्थापित किया गया था। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। 3 अंग के नाम क्या क्या है? एक है विधायिका, एक अंग विधायिका है, एक कार्यपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को इंगित करता है और कार्यपालिका उन लोगों का एक छोटा समूह है जो कानून बनाते हैं, कानून लागू करते हैं या सरकार चलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज के लिए सही है? पहला, राज एक ऐसे राजनीतिक संस्था को इंगित करता है जो उन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र पर आधिपत्य है। दूसरा ऑप्शन है सरकार, यह कार्यपालिका राज का एक अंग है, इसका उपयोग सरकार के स्थान पर किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। तो सरकार शासन करने एवं कानून लागू करने के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। चुनाव के साथ सरकार बदल जाती है। चुनाव के साथ सरकार बदल जाती है। दूसरी ओर राज एक ऐसे राजनीतिक संस्था को इंगित करता है, अभी मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ऐसे संस्था को इंगित करता है जो उन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र पर आधिपत्य है। अब आगे चलते हैं। भारतीय राज, नेपाली राज आदि की बात करते हैं। भारतीय राज में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है और सरकार यानी कार्यपालिका, जैसे कि हम देख रहे हैं, कार्यपालिका राज का एक अंग है। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब आगे चलते हैं। राज का तात्पर्य खाली सरकार से नहीं, मतलब खाली सरकार से कहीं अधिक इसका उपयोग एक दूसरे जगह नहीं किया जा सकता है। मतलब जो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, सरकार के स्थान पर किया जाता है, जी नहीं, यहाँ पे एक दूसरे जगह पे नहीं किया जा सकता है। सरकार कहीं एक दूसरी जगह पे इसका उपयोग नहीं कर सकती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पहले आप लोग को थोड़ा सा मौका दे दिया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4, ये तीनों सही है। अब
इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्यों ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, मतलब संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के निम्नलिखित, मतलब मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार है, मतलब बहुत सारे अधिकार मिले हैं मौलिक अधिकारों में, जिसमें जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे पहला अधिकार हो गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में मतलब कानून के समझ सभी व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया गया है, समान रूप से संरक्षित किया गया है। तथा नागरिकों के साथ उनके धर्म जाति, मतलब उनके धर्म जाति या लिंग के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान हो, होटल हो, दुकानें हो आदि सभी सार्वजनिक स्थलों पे हर व्यक्ति की पहुंच है। और उसके बाद राज्य रोजगार के मामलों में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। तथा आज थोड़ा सा एक टॉपिक देखिए छूट गया है इसमें। एक टॉपिक क्या है? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। प्रथा को समाप्त कर दिया गया, मतलब जिसे छुआछूत कहते हैं। अब उसके बाद चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। संघों के गठन का अधिकार है, संघों के गठन का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और देश के किसी भी भाग में रहने का, देश के किसी भी भाग में रहने का अधिकार है। और उसके बाद किसी भी तरीके के पैसे, व्यवसाय, किसी भी तरीके के पैसे, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार है। अब चलते हैं शोषण के विरोध अधिकार है। इसके एक और टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे की मानव तस्करी, यानी मानव तस्करी जो लोग करते हैं, मतलब आदमी को ही चुरा लिया जाता है। बहुत बहुत बच्चे की मानव तस्करी ज्यादा होती है। और उसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, बाल श्रम। बाल श्रम, बाल श्रम एवं रोजगार पर प्रतिबंध। रोजगार पर प्रतिबंध मतलब इसमें ऐसा नहीं समझिएगा कि रोजगार पर प्रतिबंध सभी को नहीं है। जो 14 साल से कम उम्र के 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ये सब बच्चे पे लागू हो रहा है। उनके ऊपर बाल श्रम, अब बच्चे की तस्करी, बच्चे की मानव तस्करी जैसे, और रोजगार, जो छोटे बच्चे हैं 14 साल से नीचे के, उनको रोजगार करने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार द्वारा लागू किया गया है। और उसके बाद चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद की धर्म, अपने पसंद की धर्म का पालन, प्रचार भी कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, मतलब पूरा अधिकार है। प्रचार प्रसार धर्म के पालन का पूरा अधिकार है। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक है सांस्कृतिक
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार एवं शैक्षणिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार जिसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान कहता है कि सभी धर्म एवं भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और उसे विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान, मतलब खुद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अब उसके बाद कहते हैं एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें क्या है, नागरिकों को न्यायालय जाने की अनुमति देता है। ये जो संवैधानिक उपचार है, इसमें नागरिकों को न्यायालय जाने की यानी कोर्ट जाने की अनुमति देता है। किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है तब वह कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 पे, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार की ओर चलते हैं। परिणाम है जो संपत्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 के भाग 3 में, कौन है, भाग 3 में संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन अब देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब इसे आर्टिकल 300A में संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब कौन सा अधिकार बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सत्ता को छोड़कर उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता है, वंचित नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। पहला, अंतर सामुदायिक आधिपत्य, एक ही समुदाय के भीतर कि किसी समुदाय के सदस्यों का दूसरे पर हावी होना। संप्रभु, स्वतंत्र लोग, अत्याचार, शक्तियों का अनुचित उपयोग। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक समुदाय, आखिर एक समुदाय आधिपत्य होना अर्थात अंतर समुदाय होना, क्या होना, अंतर समुदाय होना, अंतर समुदाय वर्चस्व, या एक से अधिक समुदाय के भीतर एक ही समुदाय के भीतर किसी समुदाय पर दूसरे समुदाय के सदस्य का आधिपत्य होना, के सदस्य का आधिपत्य होना, अर्थात अंत सामुदायिक आधिपत्य इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतर नहीं, अंत समुदाय आधिपत्य कहते हैं। एक गलत है, इसको अंतर कहेंगे, अंतर नहीं कहेंगे। अब चलते हैं संप्रभु क्या है, स्वतंत्र लोगों को इंगित करता है, सही है। अत्याचार किस पे होता है, शक्तियों, जिनके पास शक्तियां होती है, जिनके पास या तो अधिकार होता है किसी भी क्षेत्र में, उनका जो भी अधिकार है, अधिकार का क्रूर या अन्यायपूर्वक रूप से उपयोग करना,
मतलब किसी भी तरीके से बिना बेफालतू में मतलब अपनी शक्तियों का उपयोग करना, वही अत्याचार कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।